दोस्तों, कैसे हैं आप। अब आज हम देखेंगे डीएलएड बीटीसी के गणित हम देख रहे हैं। तो डीएलएड बीटीसी में सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर अभी आने वाला है। हालांकि ये जो गणित हम लोग पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों सेमेस्टरों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन अभी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर है चल रहा, तो इसलिए हम इनका ही ज़्यादा इस पर ही ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड आएगा तो फिर हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, तो इसके पहले तक हम लोग सांख्यिकी वगैरह पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम देखेंगे चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज आज देखेंगे। चतुर्भुज, ठीक है। देखिए चतुर्भुज होता क्या है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। यानी चार भुजाएं ऐसी दी गई हैं, ठीक है। कोई भाई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी ही है, कोई किसी भी आकार की भुजा हो सकती है, ठीक है। ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। ऐसी भी हो सकती है, ठीक। ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। ऐसी तो है ही है, ठीक है। और ऐसी भी हो सकती है, ठीक। ऐसी भी हो सकती है आकृति, ठीक है। आकृतियाँ ये चारों भुजाएं माने चार भुजाओं से बंद आकृति को ही हम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योगफल 360 के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, ठीक है। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं से बंद आकृति, ठीक है। नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि चार भुजाओं से बंद आकृति को ही हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ए बी, ठीक है, और ये हो गया सी और ये हो गया डी। चलिए ये कोण भी देख लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी चतुर्भुज में, चतुर्भुज किसे कहते हैं तो हम लिख लेंगे चार भुजाओं से बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। किसी भी चतुर्भुज में चारों जो कोण होते हैं उन चारों कोणों का योगफल 360 के बराबर होता है। हम अगला पॉइंट लिख लेंगे, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर 360 डिग्री ये होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, चारों कोणों का जो योगफल होगा वह 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये है चतुर्भुज, ठीक है। अब देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। चतुर्भुज में कुछ प्रकार हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, ठीक है, समलंब चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। इन चतुर्भुजों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इनका कभी कभी पूछ लेता है, इनकी परिभाषा भी पूछ लेता है कि भाई समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, है ना, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो ये सारे सवाल पूछता रहता है, तो हम एक एक चतुर्भुज को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला आप लोग हेडिंग दे लेंगे, ठीक है ना, चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। जैसे चतुर्भुज के प्रकार, देखिए पहला जो चतुर्भुज है, ठीक है, इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। अभी जो आकृति बनी थी, ठीक है, वो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसमें एक एक लाइन लिखते चलेंगे। पहले क्या होता है, देखिए इसका लक्षण क्या होता है। सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी AB के बराबर CD होगी और AC के बराबर BD होगी। इसकी सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक है। सम्मुख भुजा बराबर होती है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कोण C बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण D, ऐसे करके बराबर होते हैं, ठीक है। देखते हैं, लिख लेते, एक एक लाइन लिखते चलेंगे, उसके आगे बढ़िया से विस्तार से लिखते चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे
हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर है। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर ही नहीं होती हैं, इसके आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर होती हैं, ये भी कह सकते हैं, बराबर एवं समांतर होती हैं। दोनों कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ये पैरेलल एक दूसरे के हैं, समांतर हैं, और ये भी समांतर का है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। ठीक है, तो ये क्या होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, ये भी भुजा बराबर भी है, समांतर भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सम्मुख कोण अगला लिख लेंगे कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला लाइन है। ठीक है, एक चीज़ और देखें, जैसे मान लीजिए कि इनके विकर्णों को एक दूसरे से मिला दें। ठीक है, मिला दें, विकर्ण को एक दूसरे से यदि मिला देंगे, ठीक है, तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे सेंटर हो गया इसका। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो विकर्ण है, ठीक है, ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। अर्थात हम कह सकते हैं, ठीक है, कि समांतर इसका माने समांतर चतुर्भुज का, ठीक है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का, इसका विकर्ण, या फिर ये लिख लीजिए विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो ये बताइए कि यदि ये AD को लेते हैं, AD, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AO प्लस OD, ये हो जाएगा AO प्लस OD, और यहाँ पे लिख लेंगे AO बराबर OD, ये कह सकते हैं। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब मान लीजिए ये वाली जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण, इस विकर्ण को यदि ये दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी AO OD के बराबर हो जाएगा। तो वही लिखें कि AO बराबर OD, और इन दोनों का योगफल AD के बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि हम BC को लिखें, ठीक है, BC को, तो ये जो BC पूरी रेखा है, ये रेखा, ठीक है, ये विकर्ण, ठीक है, इस विकर्ण को ये वाला बराबर भागों में बांटेगा तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, यानी OC बराबर OB। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, OC प्लस OB, यानी इसमें भी लिख लेंगे कि OC बराबर OB। ठीक है, OC OB के बराबर है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज देखिए, समचतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, समचतुर्भुज, दूसरा है समचतुर्भुज। ठीक, सम माने होता है बराबर और चतुर्भुज माने चार भुजाएं, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज, ठीक है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर और समांतर दोनों हों, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, पहला चीज़ भाई, इसके भी सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा, यानी ऊपर जो भी बताया गया है उसके सारे गुण इसमें आएंगे समांतर चतुर्भुज के। यानी पहला गुण क्या होगा, सम्मुख भुजा बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं,
ठीक है, सम्मुख भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को, ठीक है, सम्मुख कोण भी बराबर, हाँ, और विकर्ण एक दूसरे को, जो मुख्य है वही लिखिए, ठीक है ना, विकर्ण एक दूसरे को या विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे समचतुर्भुज में, ठीक है, ये भुजा ऐसे गई, ये भुजा ऐसे आई, तो जब ये भुजा देखिए किसी भी भुजा पर, यानी यहाँ पर ओ यदि कर लेते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि AC लंब है BD पर, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, AC लंब है BD पर, या AC एक दूसरे को, ये भी कह सकते हैं कि BD लंब है AC पर। यह एक दूसरे पर लंब होने का मतलब है कि इसको 90 डिग्री पर काटेंगे, यहाँ भी ये 90 डिग्री पर कटेगा, ठीक है, 90 डिग्री पर, यानी ये जो विकर्ण हैं यह एक दूसरे को पर लंब होंगे। लंब होने का मतलब सरल रेखा पर कोई रेखा लंब पड़ती है तो इसे 90 डिग्री पर काटती है, ये 90 हो जाएगा तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है, ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, यानी ये 90 डिग्री का इस पर कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिए, है ना, इसका आप चाहे तो क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ AC इंटू BD, यानी विकर्णों का गुणनफल, ये कह सकते हैं, ठीक है, इसको कह सकते हैं विकर्णों का गुणन, और बटा में 2, ये भी हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है, ये समचतुर्भुज है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज, ठीक, एक एक को जल्दी जल्दी देखते चलते हैं, ठीक है। अगला है तीसरा समलंब चतुर्भुज, समलंब, समलंब चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, ठीक है ना, 2 समांतर भुजाएं होती हैं, 2 असमांतर भुजाएं होती हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए ऐसी आकृति कहीं बनी हो, ठीक है, जैसे 2 भुजाएं समांतर हो गई, ठीक है, यह एक दूसरे के समांतर है, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है, लेकिन 2 ऐसी भुजाएं होंगी जो एक दूसरे को आगे चल के, जैसे ये रेखा हो गई, इसको यदि हम बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं जा कर के जरूर मिल जाएंगी, ठीक है, तो ये असमांतर भुजा कही जाएगी, ठीक है। समांतर भुजा है AB और DC, और असमांतर भुजा है AD और BC, तो ये असमांतर भुजाएं हैं, ये कहीं ना कहीं जा कर के एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें, ठीक है, असमांतर भुजाओं की एक जोड़ी व समांतर भुजाओं की एक जोड़ी होती है, ठीक है, समांतर भुजा की एक जोड़ी और समांतर भुजा की एक जोड़ी, ठीक है। समांतर भुजा कौन है, यहाँ पे देख लेंगे, समांतर, है ना, समांतर भुजा कौन कौन सी है, समांतर भुजा बराबर AB समांतर है ना DC के, और असमांतर भुजा, असमांतर भुजा कौन कौन सी है, तो भैया देखिए असमांतर भुजा है AD और है BC, ये असमांतर भुजा है, ठीक है, वो तो समांतर भुजा का चिन्ह है, ये असमांतर भुजाएं हैं 2, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये जो समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वह होता है हाफ इंटू, ठीक है ना, समांतर भुजाओं
का योग है ना गुणे ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। समांतर भुजा की ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ से कोई यहाँ पर लंब डाल देते हैं तो यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हाफ कोष्ठक में a प्लस बी इंटू एच, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल, ठीक है। आसन्न कोणों का योगफल इसका 180 होता है, ठीक ना। एक लाइन और लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है। आसन्न कोण यहाँ पे लिख लीजिए, आसन्न कोण इसका 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समलंब चतुर्भुज। खाली यही जानना है कि आखिर में समलंब चतुर्भुज होता क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाएं क्या कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। आसन्न कोण कितना होता है, क्षेत्रफल इसका क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं आयत। अगला जो चित्र है वो है आयत का, ठीक है। आयत क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। किसी भी चतुर्भुज का, ठीक है, आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है वो 360 होता है, इसको नहीं भूलिएगा, ठीक। अब देखिए आयत किसे कहते हैं। आयत में पहला गुण ये है, ठीक है, कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। अब इसमें ये मत घबरा जाइएगा कि अरे तो समांतर लिख दिया गया, समांतर कैसे होती हैं। भाई देखिए, जो रेखाएं एक दूसरे से अनंत में कहीं भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, ऐसी रेखाओं को तो समांतर रेखा कहते हैं। तो भाई ये दोनों भी रेखा अनंत दूरी तक चली जाएगी तो भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, इधर भी जाएगी तो नहीं मिलेगी। ये भी रेखाएं जो हैं, ठीक है ना, AD और BC, ये भी ऊपर भी चली जाएंगी अनंत तक तो भी नहीं मिलेंगी, नीचे भी जाएंगी तो भी नहीं मिलेंगी। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, इसलिए ये समांतर हो गई, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, इसलिए ये समांतर हो गई, ठीक है। तो ये समांतर रेखा हो गई, ठीक है। दूसरा है कि आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है, तो समकोण होता है, ठीक है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है बाहरी मापन, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। इसको आप चाहे 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल ये हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसको हम लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। अब पूछता है, ठीक है, कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का, सॉरी परिमाप नहीं, विकर्ण, विकर्ण देख लेंगे कि आयत का विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण कोष्ठक में हो जाएगा L² प्लस B², यानी लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, ये हो जाएगा आयत का विकर्ण, ठीक है, ये आयत का विकर्ण हो जाएगा। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, तो भाई पड़ जाएगी। यदि मान लीजिए कि आयत का लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, और इसका कोई भाई परिमाप पूछेगा तो हम परिमाप इस सूत्र से निकालेंगे। क्षेत्रफल पूछ दिया तो दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। और यदि पूछ दिया कि विकर्ण क्या होता है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके उसको जोड़ देंगे, विकर्ण निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको 4 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 3 दे दिया, ठीक है, कि लंबाई 4 है और जो इसका चौड़ाई है वह 3 है। तो भाई आप बताइए क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। भाई आयत का परिमाप पूछेगा तो परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 3 = 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप।
और इसका यदि निकालेंगे तो 4 गुणे 3, 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि इसको हम सेंटीमीटर में लिख लें, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। और यदि यही पूछ दे कि विकर्ण क्या होगा, ठीक है, तो विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। सॉरी, ये 4 है, ठीक है, और ये 3 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 9 हो जाएगा, कौड़ी में 25, 25 का बाहर निकलेगा 5, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका विकर्ण। ऐसे ही सवालों को पूछता है, नंबर का खेल है बस। ठीक है, नंबर आप इसमें खाली रख लीजिए, नंबरों का खेल है, नंबर रख लेंगे आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? ठीक है, स्क्वायर इसको बोलते हैं। वर्ग जो है सभी भुजाएं समान होती हैं, ए बी सी और डी, इसकी सभी भुजाएं, मान लीजिए इसकी भुजा कोई यक्स मान लिए तो ये सभी एक्स हो जाएंगे, सभी भुजाएं एक्स एक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी वही, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं सभी भुजाएं समान होती हैं। सभी भुजाएं समान होती हैं। दूसरा ये लिख सकते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का। ये कह सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है। ठीक है, अब देखिए इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो चारों भुजाओं का योगफल यानी वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है, परि माने होता है बाहरी बाहरी, और माप माने होता है मापन, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है ना, चारों का मापन मापते हैं। यहाँ से यहाँ x, x 2x, ये 3x, ये 4x, यानी हो जाएगा 4x, यानी इसको कहते हैं 4 गुणे भुजा की माप। ठीक है, ये होता है वर्ग का परिमाप। अब देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a गुणे, यानी ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर ही है, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं भुजा का वर्ग लिख लेंगे, ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब पूछता है कि भाई विकर्ण कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, ठीक है ना, बराबर होते हैं, बराबर माप के होते हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ से यदि इसको मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, तो हम कह सकते हैं कि AC बराबर BD। ठीक है, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, अब देख लेते हैं। ठीक है, एक और आता है पतंग से। ठीक है, पतंग से एक आता है सवाल, काइट। पतंग, आखिर पतंग कैसा होता है देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसकी लंबी पूंछ होती है। ठीक है, यहाँ पर A B C और ये D। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिया। ये है पतंग। पतंग की गुण और विशेषताएं थोड़ा, ठीक है ना, देख लेते हैं। इसमें देखिए विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि विकर्ण AC है ना, हम कह सकते हैं, देखिए कह सकते हैं विकर्ण AC लंब है
बी डी पर, ठीक है। यानी ये जो कोण होगा 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, यानी बी डी भी लंब है ए सी पर, यानी ये भी कह सकते हैं, ठीक है, चाहे बी डी लंब है ए सी पर, चाहे ए सी लंब है बी डी पर, दोनों एक दूसरे पर लंब है तो ये कह सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके साथ ही साथ कह रहा है, ठीक है, कि विकर्ण एक दूसरे को, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, ठीक। तो कह सकते हैं कि विकर्ण ए सी बी डी को समद्विभाजित करता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि कोण बी जो है या कोण डी के बराबर होता है, के बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन कोण ए ये कोण सी के बराबर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये पूंछ हो गई है तो ये वाला कोण थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये वाला कोण ज़्यादा होगा, तो ए और सी बराबर नहीं होते हैं, लेकिन बी और डी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। इनका जो क्षेत्रफल होता है, पतंग का क्षेत्रफल, पतंग का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू, ठीक है, ये होता है ए सी इंटू बी डी, यानी ये होता है D1 D2, ठीक है, हाफ कोष्ठक में विकर्ण 1 यानी D1 गुणे विकर्ण 2 यानी D2, यानी मान लीजिए इसको D1 बोलते हैं, इस पूरी रेखा को, और इस पूरे को D2 बोलते हैं, तो D1 इंटू D2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पतंग, ठीक है। अब एक और इसमें चतुर्भुज बच रहा है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है, अपने काम भर का जान लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जानना नहीं है, लेकिन हाँ इतना जान लेना है, ठीक है, कि हमारा काम चल जाए। चक्रीय चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज नाम क्यों पड़ा, ठीक है, पहले ये जानते हैं। चक्रीय चतुर्भुज इसलिए नाम पड़ा, ठीक है, क्योंकि यह चतुर्भुज के अंदर होता है, चतुर्भुज वृत्त के अंदर होता है, हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई सेंटर होगा, इसको O, ठीक है, इसको मान लेते हैं A B C और D, ठीक है। किसी भी वृत्त के अंदर यदि कोई चतुर्भुज होता है तो उसे ही हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी लिखेंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण या सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग, यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 180, यानी कोण B प्लस कोण D बराबर भी 180, ठीक है। ये कोण सम्मुख कोण, इसके सामने का ये कोण, दोनों का योगफल 180, B और D का योग भी 180 होता है, ठीक है। यदि हम मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींच लें, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी रेखा खींच लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो मान लीजिए ये O रेखा है, इसको हम O बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि ये वाला कोण, ठीक है, BOC और यहाँ पर बना कोण, ठीक है, दोनों कैसे कोण होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बना कोण और यहाँ पर बना कोण कैसे होते हैं, वो किस किस माप के होते हैं, ठीक है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। सर यहाँ पे नहीं तो इनके बीच पूछता है, ऐसे नहीं, ऐसे पूछता है। चलिए, इसका आकृति सही नहीं बनी है, ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सम्मुख कोण ये क्या होता है, 180 के बराबर होता है, ठीक। लेकिन इसमें कभी कभी सवालों को या चक्रीय चतुर्भुज को ऐसे भी बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। कभी कभी ऐसे बना देता है चतुर्भुज, ठीक है, और एक ऐसे कर देगा और एक ऐसे कर देगा, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, ठीक है। ये O हो गया, ये A
बी सी और डी, ऐसे करके कभी कभार पूछ लेता है। ये भी चक्रीय चतुर्भुज ही है, चूँकि ये चतुर्भुज ही है, 4 भुजाएं इसमें भी हैं, ठीक है, तो ये भी चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है, कि कैसे ये होगा, ठीक। अब देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, कि चक्रीय चतुर्भुज में जो कोण AOC होता है, ये वाला कोण, यदि मान लीजिए कि यह कोण यक्स है, ये 2x है, तो यह यक्स होता है, ठीक है, यानी इसका दोगुना होता है। यानी हम कह सकते हैं कोण AOC बराबर 2 कोण ADC, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी 2 कोण D ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। यानी यहाँ पे 2 कोण ABC, यानी ये कोण 2 कोण B बराबर भी हो सकता है। यानी AOC यहाँ जो बना कोण है, यहाँ बना कोण इसका दोगुना होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे यदि मान लीजिए यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर केवल क्या होगा, x ही होगा। यानी यदि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है, ठीक है, यहाँ पर यदि 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का बनेगा और यहाँ भी 30 डिग्री का ही बनेगा। इसका मतलब यही है। यानी AOC जो है, AOC यह जो है इसके दोगुने के बराबर होता है। तो मान लीजिए AOC यदि ये 60 है, इसको मान लेते हैं 60 है, तो आखिर में 2 गुणे कोण D, तो D कितना रहेगा कि 60 के बराबर होगा, तो भाई 2 तो यही ना होगा, कोण 2, यानी D का ही मान निकालना है, तो 2 को इधर करेंगे, यानी हो जाएगा 60/2 बराबर कोण D, यानी कोण D बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण D, यानी हम कह सकते हैं कि AOC क्या होगा, कोण D का दोगुना होगा, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। हम एक लाइन में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एक लाइन लिख लेते हैं, ठीक है, कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यानी कोण AOC बराबर 2 कोण AD, 2 कोण ADC बराबर 2 गुणे कोण ABC, ये हो जाएगा। इस वाले कोण के भी और इस वाले कोण के भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक। ये है चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो आज जो चतुर्भुज हम लोग लेके चले थे, सारा चतुर्भुज इसमें, ठीक है, समाहित है, सारा चतुर्भुज का इसमें काम हो गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसी में वृत्त। आखिर में वृत्त क्या होता है, वृत्त के सवाल में क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। देखिए इसी को हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। एक बिंदु के परितः समान दूरी पर स्थित कोई गोलाकार रेखा कोई, ठीक है, हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। किसी बिंदु के परितः, किसी बिंदु के परितः चारों ओर समान दूरी पर स्थित वक्र को वृत्त कहते हैं, ठीक है, वृत्त है, ठीक है। और उस बिंदु को, जिस बिंदु के परितः यह घूमता है, उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, केंद्र कहा जाता है, ठीक है। देखिए पहली चीज़ है कि इस बिंदु के परितः
जो वक्राकार रेखा है, गोलाकार रेखा खींची गई है, वक्र खींचा गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और यह जो बिंदु है जिसके परितः यह घुमा है, इसको ओ मान लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक ऐसी रेखा खींची जाती है, ठीक है, टेढ़ी हो गई, ठीक है, ऐसी एक सीधा रेखा खींची जाती है। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसको ए मान लें, इसको बी बिंदु मान लें, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इस पूरी रेखा को। ठीक है, चूँकि त्रिज्या ये आर होती है, ये भी आर ही होती है। ठीक है, तो आर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को ही केवल आर कहते हैं, आधी दूरी को। ठीक है, आधी दूरी को। ठीक है, अब ये आर क्या कहलाता है, आर को ही हम वृत्त हो गया। अब देख लेते हैं इसके त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगा कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर, अब ये परिधि क्या है, ठीक है, ये वक्र को ही हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, ये है वृत्त की त्रिज्या। ठीक, अब देखेंगे वृत्त की, ठीक है, परिधि तो वही गई भाई, परिधि क्या है, वृत्त के केंद्र पर स्थित वक्र को ही हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र है ना, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित वक्र, वक्र को ही हम क्या बोलते हैं, ये वक्र है, ये वक्र, ये जो वक्र है यही परिधि कहलाता है। ठीक है, अब परीक्षा में पूछ लेगा कि परिधि क्या होती है, तो परिधि कैसे लिखेंगे। ठीक है, परिधि को भी लिख लीजिए क्योंकि पूछता ही है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित वक्र को परिधि कहते हैं, परिधि कहते हैं। आसान भाषा में लिखवा रहे हैं। ठीक है, परिधि कहते हैं। परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, या हम कह सकते हैं पाई गुणे व्यास। 2r को व्यास कहते हैं। ठीक है, तो पाई गुणे व्यास भी पूछ लेता है कि पाई गुणे व्यास क्या है, तो पाई गुणे व्यास परिधि है भाई। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई व्यास क्या होता है, व्यास। ठीक है, डायमीटर इसको बोलते हैं, इसको डी से दिखाते हैं, इसको स्मॉल डी से दिखाते हैं। ठीक है, इसको क्या व्यास किसे बोलते हैं, यानी हम कह सकते हैं वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वह रेखा जो केंद्र से, या हम लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से, जो, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है ना, व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है ना, व्यास बराबर होता है 2r, 2 गुणे त्रिज्या, यानी हम लिख सकते हैं व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक, यदि ये r है, इसको भी मिला देंगे। ठीक है,
कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि वृत्त, ये जो है वृत्त के परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु, मान लेते हैं यहाँ दो बिंदु हो गई ए और बी, को मिलाने वाली वह रेखा जो इसके केंद्र से, देखिए इसके केंद्र से होकर जा रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, ये व्यास हो गई। ठीक, अब जो है, ठीक है ना, व्यास हो गई। ठीक है, व्यास, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे व्यास बराबर 2 गुणे परिधि होता है। ठीक है, व्यास गुणे होता है 2 गुणे परिधि, या सॉरी परिधि नहीं, त्रिज्या। त्रिज्या यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणे आर, या इसको हम लोग 2r भी कहते हैं, व्यास को 2r कहते हैं। ठीक है, व्यास जो है वह 2r ही कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आता है, नाम इसका वृत्त में, वो होता है जीवा। आखिर में जीवा किसे कहते हैं, वृत्त की जीवा क्या कहलाती है। ठीक है, तो देख लेंगे वृत्त की जीवा, जीवा किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्यास की, ठीक है ना, व्यास ही को जीवा कहते हैं। ठीक है, यदि ये पूछ ले कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो वह होता है वृत्त का व्यास। ठीक है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही होता है, क्योंकि व्यास की परिभाषा थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी ही अलग है। ठीक है, देखिए वृत्त का व्यास आखिर में कहते हैं किसको है। ठीक है, तो यह कोई रेखा ऐसी हो गई, ठीक है, यानी इसको हम पी क्यू कह लिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसी हो गई, ये भी व्यास ही है। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, और कोई भी ऐसी रेखा, ठीक है ना, वृत्त के केंद्र को छुए ना, लेकिन वृत्त के केंद्र पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को जरूर मिलाए, वो यही क्या होती है, वृत्त की जीवा होती है। देख लीजिए वृत्त की जीवा किसे कहते हैं। वृत्त के केंद्र पर के, वृत्त के केंद्र नहीं, परिधि पर, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। देखिए व्यास और जीवा में यही अंतर होता है कि व्यास इस केंद्र से होकर जाता है, लेकिन जीवा इस केंद्र से होकर नहीं जाती है। लेकिन कभी परीक्षा में यदि आपसे पूछ ले कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो व्यास होता है। कहाँ से गुजरती है, तो केंद्र के एकदम समीप से होकर गुजरेगी। देखिए केंद्र के एकदम समीप है कि नहीं है, सबसे निकट है। इसके एक और मान लीजिए कि यहाँ पे एकदम इसके सटे हुए खींच देते हैं, ये भी जीवा ही कहलाएगी। मान लीजिए इसको कोई भी नाम दे लीजिए, ठीक है ना, सी और डी नाम दे लीजिए, तो ये सी डी भी हो जाएगी, ये भी जीवा ही है। ठीक है, जीवा और व्यास में क्या अंतर है, व्यास है केंद्र से होकर जाता है, जीवा केंद्र से होकर नहीं जाती, इसके पास से होकर गुजर जाएगी लेकिन केंद्र को स्पर्श नहीं करेगी। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का की परिधि तो बता ही दी, बराबर 2 पाई r, क्षेत्रफल इसका है ना 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक, मान लीजिए कि अर्धवृत्त का पूछ दें, आधा वृत्त, ठीक है, वृत्त का हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए अर्धवृत्त पूछे, आधा वृत्त, मान लीजिए यहाँ पे ये r हो गया, ये r हो गया। ठीक है, ये ऐसे पूछ लें। ठीक, इसको ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त, वृत्त को आधा कर दिया गया, अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त का पूछ सकता है। ठीक है, अर्धवृत्त सेमी सर्कल इसको बोलते हैं, अर्धवृत्त को सेमी सर्कल। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप पूछ सकता है। ठीक है, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा,
परिमाप ये वाला पाई आर ये आधा है पाई आर, और ये आर प्लस आर यानी 2r हो जाएगा, 2r लिख सकते हैं, ठीक है। पाई आर प्लस 2r ये इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, है ना, हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यदि इसको भी और आधा कर दें, मान लो ऐसे कर दें, ठीक, यहाँ पर ऐसे इसको भी, ठीक है, तो इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्यखंड, जैसे मान लीजिए ऐसे ही बचेगी आकृति, मान लीजिए इसको थीटा बोल दिया, ठीक है। ये त्रिज्या आर है और यह एक वृत्त का कटा हुआ, मान लीजिए ये भाग है, टूटा हुआ भाग, वृत्त का टूटा हुआ भाग को ही हम त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। त्रिज्या, खंडित त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्याओं से काटी गई आकृति को ही त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। यानी हम त्रिज्यखंड को देखेंगे तो लिख सकते हैं कि त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त का अलग किया गया भाग त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है। यदि ये थीटा है तो इसका परिमाप क्या होगा, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप या परिमिति, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। त्रिज्यखंड का परिमाप या परिमिति क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर थीटा अपान 360, ये पाई आर थीटा अपान 180, ठीक है। 2 से 360 को कटा देंगे 180 हो जाएगा, तो 2 पाई आर थीटा अपान 360 होता है या पाई आर थीटा अपान 180 होता है, ठीक है। यानी इसका क्षेत्रफल भी यदि पूछेगा कि क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। ये इसी थीटा को ले रहे हैं, ये पूरे 360 डिग्री का किया हुआ टुकड़ा है, इसलिए थीटा बटा 360, ठीक है। ये पूरे त्रिज्या का, भाई पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है, लिया गया है केवल थीटा, कुल कितने में, तो 360 में, तो 2 पाई आर थीटा अपान 360, ठीक है। ये हो जाएगा क्षेत्रफल परिमिति में भी और क्षेत्रफल में भी पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका क्या पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सवाल इसमें आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये वृत्त का एक सवाल है, इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, यानी d बराबर है 14 सेंटीमीटर। d क्या होता है 2r बराबर 14 है, तो r बराबर हो जाएगा 14/2 यानी कि हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त हो गया 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, देखिए वृत्त की परिधि हम r निकाल चुके हैं, परिधि हो जाएगा, देखिए परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, 2 गुणे 2 पाई इंटू आर, यानी हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है और r है 7, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा परिधि। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर को आप चाहें तो 7 गुणे 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14 1 15 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है, और एकल माप को हम लिखते हैं खाली सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा वृत्त का, है ना। ऐसे ही सवाल पूछता है, ठीक है। परिधि, देखिए परिधि निकालने के लिए भी r की ज़रूरत पड़ेगी, तो व्यास दिया है 14, तो जब व्यास या तो व्यास दिया हो या तो त्रिज्या दिया हो, त्रिज्या दिया होगा तो r का मान दिया है, व्यास दिया है तो 2r का मान दिया है, तो यहाँ पे 2r का मान दिया है 14, तो r का मान निकाल लेंगे 14/2 बराबर 7, और 7 निकल गया r का मान, तो इसमें रख देंगे, परिधि में भी रख देंगे, क्षेत्रफल में भी रख देंगे, ठीक है।
देखिए दूसरा सवाल ऐसे भी पूछ सकता है आपकी परीक्षाओं में, ठीक है। मैं 2 मॉडल क्वेश्चनों को ही करा दे रहा हूं ताकि आपको परीक्षा में सवाल हल करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए एक सवाल ये पूछ रहा है कि भाई एक वृत्ताकार मैदान है कि त्रिज्या है 28 मीटर है, एक खिलाड़ी इसका 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, पहले तो ये जानिए कि आखिर में खिलाड़ी करेगा क्या, ठीक है। खिलाड़ी इसी पर चक्कर लगाएगा, ठीक है। और यह चक्कर है क्या, इसी को हम परिधि बोलते हैं, ठीक है, परिधि बोलते हैं। इसकी त्रिज्या यहाँ पे r बराबर 28 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि हम r बराबर, देखिए हल करते हैं इसको, ठीक है, यानी r बराबर दिया है, क्या दिया है, दिया है r बराबर 28 मीटर, त्रिज्या दे ही दिया है। पूछ रहा है कि व्यास, यानी हम लिख लेंगे कि एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी यानी हो जाएगी परिधि, ठीक। एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मान लीजिए यहीं से वह आदमी चलना प्रारंभ करता है तो चलते चलते एक राउंड यहाँ पे जाएगा, यानी यह राउंड ही क्या है, वक्र ही इसकी परिधि है। और परिधि का क्या मान होता है, 2πr, यानी हम लिख लेंगे 2 × 22/7 × 28, ठीक। यहाँ से 7 से कटाएंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। और 22 दूना के 44, ये हो जाएगा 44 × 4, यानी 4 चौके 16 और 4 चौके 16 1 17, ये हो जाएगा 176 मीटर, ठीक है, 176 मीटर हो जाएगा। एक चक्कर लगाने में 176 मीटर चलता है, तो यहाँ से लिखेंगे 10 चक्कर लगाने में चली गई दूरी, 10 चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर 10 × 176 मीटर, यानी हो जाएगा 1760 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि यह खिलाड़ी 10 चक्कर लगाने में 1760 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो और ऐसे ही सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा गणित का दूसरा भाग, और दूसरा भाग में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, टॉपिक को देखा, और उम्मीद करता हूं कि इससे जो भी सवाल होंगे आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ 2 वीडियो और हैं गणित का, उसको इसके साथ ही आपको भेजा जाएगा। एक में आपको पूरा आपका आयतन के बाद आपका टिग्नोमेट्री के बाद कुछ सवाल बचेंगे, तो आपके प्रैक्टिस सेटों से प्रीवियस ईयर के सवाल आपको करा दिए जाएंगे। यानी पूर्ण 4 वीडियो में आपका पूरा क्लास, यानी 4 वीडियो 4 दिन में देखिए, आपका पूरा पेपर समाप्त। और उम्मीद करता हूं कि इस पेपर से बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो बैक लगने का जो संदेह होता है मन में, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें इसे, ताकि आपके साथ साथ उनको भी लाभ मिल सके, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।